और खासकर डुडू पंचायत के गांवों से और नेबरिंग जो पंचायतें हैं वहाँ से जो लोग आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। भदरवा में आज जो है द्रड्डू पंचायत के अंदर एक पब्लिक दरबार लगाया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बबीला रकवाल जी जो है उपस्थित थी। मुख्य तौर पे उन्होंने पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुनी, क्या कुछ उन्होंने कहा उस दरबार में। देखिए भदरवा से जेके टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। कुछ महीने पहले तो सरपंच ही थे सब, और डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से जो ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, और खासकर डुडू पंचायत के गांवों से और नेबरिंग जो पंचायतें हैं वहाँ से जो लोग आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने अपनी हमारे को जो इस पंचायत से की जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज या जो काम हुआ, दोनों चीज़ों से हमें अवगत करवाया। इनफैक्ट पिछले साल तो मैं खुद वेडनेसडे पब्लिक दरबार लेने जाती थी रियासी में, और आज मुझे मौका मिला दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आकर आप लोगों की बातें सुनने का। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदे थे, जिन्होंने अपनी अपनी एरियाज के बारे में इश्यूज बताए। आप सभी जानते हो, इनफैक्ट सेक्टरल ऑफिसर्स को बताने की जरूरत ही नहीं है। आज जो डेवलपमेंट का लेवल आप देख रहे हैं, आप सभी मेरे से एग्री करेंगे कि जिस पेस से डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे वो ब्रिजेस की हो, कनेक्टिविटी की बात करें या पावर की बात करें, तो वो इतनी स्पीड से जो पकड़ा है, पेस पकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों में पहले हुआ था। और उससे क्या हुआ, हमारी उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में एक रोड कनेक्टिविटी हो ताकि मैं अपनी गाड़ी कम से कम घर तक पहुंच जाऊं। और डोडा जैसा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसकी अपनी एक टोपोग्राफी है और यहाँ पर काम करना खासकर इंजीनियरिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, सभी एग्री करेंगे। जो खासकर सिटी में काम करके आएंगे, जब यहाँ पर काम करेंगे तो उनको बिल्कुल ही डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, नया डिफरेंट इकोसिस्टम मिलता है। बहरहाल काम करना पड़ता है, और क्योंकि नई टीम आई है यहाँ पर, तो कई लोग हो सकता है हिली टोपोग्राफी डिस्ट्रिक्ट से जरूर आए होंगे। किसी ने किश्तवाड़ में काम किया होगा, हो सकता है किसी ने उधमपुर में या डोडा में काम, इधर रियासी में काम किया होगा, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर काम हो रहा है ग्राउंड पे, तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है, और काम हुए हैं तभी कोई काम हुआ होता तभी कोई बोलता है, अदरवाइज कोई काम ना हो तो कोई नहीं बोलता। तो मैं, और भारत सरकार ने जो आपके लिए जो स्कीम्स, अगर आप पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ने कहा 1.5 करोड़, मुझे लगता है अगर आप एक एक हाउस होल्ड को काउंट करना शुरू कर दें तो एक एक पंचायत में कम से कम 100 करोड़ खर्चा हुआ है। हम गिनती नहीं करते। पीएमएवाई बात करें तो हर एक हाउस होल्ड के साथ जोड़ी है। जल जीवन मिशन हर हाउस होल्ड को जोड़ रही है। हर स्कीम जो है एक एक हाउस होल्ड को, एक एक पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी हो, चाहे वो फैमिली बेनिफिशियरी हो, हर आदमी को जोड़ रहा है हर स्कीम के साथ। तो अगर उनका कॉस्ट एनालिसिस करना शुरू करें तो आपको लगेगा कि ये 1-1.5 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़ की बात है। किसी समय जल जीवन मिशन की बात करूं तो इस डिस्ट्रिक्ट में आई डोंट नो व्हाट इज दी टोटल डीएपी क्या बना था, व्हाट वाज द डीएपी ऑफ जल जीवन के, मुझे बताएंगे क्या था आपका डिस्ट्रिक्ट एनुअल प्लान, क्या था, क्या अप्रूव हुआ था? 850 करोड़। 850 करोड़ कभी किसी जमाने में एक डिवीजन को भी नहीं मिलता था। पूरे डिवीजन की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में पूरी एक स्कीम में पूरा का पूरा 850 करोड़, क्योंकि जो बचे हुए जो घर रह गए हैं, जिनको पानी नहीं मिला, उनको पहुंचाने का दायित्व था जल जीवन मिशन का। ये मिशन मोड में आपने मैक्सिमम स्कीम्स के आगे सुना है मिशन वर्ड यूज कर दिया गया है। मिशन का मतलब है कि ये फोकस्ड एंड टारगेटेड अप्रोच है एंड टाइम बाउंड अप्रोच है। मिशन मोड में जब काम होता है तो उसका पेस अलग होता है, रूटीन के काम का पेस अलग होता है। तो हर इंपॉर्टेंट स्कीम को किसी मिशन के साथ जोड़ने का सरकार का यही मंशा थी, ऑब्जेक्टिव ये था कि ये चीज टाइम बाउंड, लोगों को टाइमली मिले और लोगों को जो परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिले। तो आपने पीएमएवाई की बात की, मैंने बहुत सारी ये स्कीमें मैंने सब सुनी हुई है। पीएमएवाई की बात की है, छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे बताया कि कईयों को घर नहीं मिले।
जेन्युइन लोगों को नहीं मिले, इसका मतलब जो जेन्युइन नहीं थे उनको मिल गए, क्या हम ये मान के चले? तो इन जेन्युइन लोगों को निकालने का काम भी आप लोगों का था। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने बैठ कर डिसाइड करना था अपनी पंचायत में कि कौन से घर हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए था, उनको हटाना था। लेकिन हटाने का काम हम कर ही नहीं सकते। हटाते तो फिर दूसरे आते, क्योंकि PMAY के जो घर थे उनका जो टारगेट था वो ऑलरेडी फिक्स था। इसी टारगेट के अंदर आपको काम करना था। तो अगर और लाने हैं तो उसमें से वो दूसरे निकालने हैं जो जेन्युइन नहीं थे। ये आप ही का काम है, हमारा काम नहीं था। उसी तरह से कई जगह छोटी छोटी, जैसे मुझे खासकर ये हंगा पंचायत के थे, कह रहे थे कि मिडिल स्कूल हंगा में डेफिशिएंसी है टीचर्स की। इनफैक्ट ये सिर्फ हंगा में नहीं होगा, आप कहीं भी जाएंगे आपको टीचर्स की डेफिशिएंसी मिलेगी। और जैसे कि शिकायत की कि BLO लगाए हैं, आपको पता है इलेक्शन का सिनेरियो शुरू होने वाला है, तो BLOs का काम तो बढ़ रहा है। और BLOs आपके टीचिंग स्टाफ ही, टीचर्स को, मास्टर्स को, इन्हीं को लगाया है, तो यही काम करेंगे। तो ये, लेकिन ये टेम्पररी फीचर है, ये कोई परमानेंट फीचर नहीं होता। ये जल्दी जब जैसे खत्म होगा प्रोसेस तो ये आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नूरी रोड की बात की, मुझे नहीं पता था कि हंगा पंचायत में ही वो नूरी पिक्चर की शूटिंग हुई थी, जो नूरी गांव है वहां पर हुई थी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है लोगों को ये बताने के लिए कि ये नूरी पिक्चर की शूटिंग हुई थी। सभी का इंटरेस्ट, जिन्होंने नूरी पिक्चर देखी है उनका इंटरेस्ट रिवाइव हो जाएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर नूरी पिक्चर की शूटिंग हुई थी। तो उसको एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सोचा जा सकता है। और जो रोड, टूरिस्ट विलेज में वो गांव आया हुआ है, वो अगर टूरिस्ट विलेज में गांव आया है तो उसमें फिर रोड कनेक्टिविटी की जो बैलेंस बोल रहे हैं, 2-2.5-3 किलोमीटर की बोल रहे हैं, अगर वो है तो वो इसके साथ ही DPR का कंपोनेंट बनाकर किया जा सकता है। क्योंकि जो जो टूरिस्ट विलेजेस डिक्लेयर कर दिए गए हैं अलग अलग, उसमें एक प्रॉपर एक DPR बनाकर उसमें मेजर कंपोनेंट्स। देखिए टूरिस्ट विलेज में बेसिकली क्या चाहिए, कोई आपने कोई नई चीज नहीं करनी, आपने वहां तक पहुंचाने के लिए लोगों के लिए सहूलियत बनानी है, वो आ गई रोड कनेक्टिविटी में। तो रोड कनेक्टिविटी इसमें जोड़ा जा सकता है। अब आई डोंट नो टूरिस्ट विलेज के DPR में क्या है, वो देखना जरूरी है, उसमें देखकर ही पता चल सकता है। अगर रह गया तो इसको इंक्लूड करने रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज के डेट में रोड अगर बनानी है, 1 किलोमीटर की रोड के लिए कितना कितना पैसा खर्च होता है? 1.25 करोड़। और हिली एरिया बोल रहे हैं ऑब्वियसली, तो 1.5 करोड़ में 1 किलोमीटर की रोड बनती है PWD की, PNGSY की नहीं, PWD की, है ना? तो PWD की रोड बनानी है तो 1.5 करोड़ का खर्चा है, सीधा सीधा खर्चा है, सभी को पता है। तो इन चीजों को देखिए, हम सब चाहते हैं कि हर जगह रोड कनेक्टिविटी हो, और हो भी रही है। आपके नाबार्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑलरेडी होंगे पाइपलाइन में, उसमें भी प्रायोरिटाइज करवाते हैं, हर साल 5 प्रोजेक्ट डाल दो। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मेजर शेयर होल्ड होता है कि इतने इतने, वो आपको लिख के देते हैं कि भाई 50 करोड़ के ही प्रोजेक्ट डालना। उसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को आगे करना है। जिन एरियाज में रूरल कनेक्टिविटी की अभी भी प्रॉब्लम है उनको पहले ले जाना है, जिनमें ऑलरेडी कनेक्टेड है छोटी मोटी प्रॉब्लम उनको बाद में लिया जा सकता है। तो लेकिन ये सारे के सारे नाबार्ड में मुझे लगता है कितने प्रोजेक्ट बने आपके? 70 प्रोजेक्ट्स होंगे। 70 प्रोजेक्ट्स एक साल में नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी लगभग उनकी भी कॉस्ट होगी लगभग अराउंड 400 करोड़ के आसपास होगी। 400 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में दिया नहीं जा सकता सिर्फ एक ही साल में, तो उसको 5 साल में डिवाइड किया होगा। इस साल 5 ले लेंगे, अगले साल 5 ले लेंगे, अगले साल, इसे करते करते अगले 5 साल 10 साल तक आपको नजर आएगा कि हर घर कनेक्टेड होगा, हर घर को पानी देना, जल जीवन मिशन केटर करेगा। RDYSS में ट्रांसफॉर्मर्स का काम हो रहा है, सभी जानते हैं, जोर शोर से हो रहा है। कोई ऐसी अगर कोई जगह जहाँ आपको महसूस होता है कि बिजली की जो तारे हैं वो इनसे क्या बोलते हैं, पेड़ों से लटकी हुई है, या लकड़ी के खंभे ऐसे लगे हुए हैं जो ठीक नहीं है, वो चीजें मुझे लगता है RDYSS में, एनीबॉडी फ्रॉम PDD वो आपने केटर कर लिया होगा। तो ऐसी कोई RDYSS जो स्कीम है उसके तहत आपका ये चीजें भी कवर हो जाएगी। ग्रिड स्टेशन की बात की किसी ने कि यहाँ ग्रिड स्टेशन होना चाहिए, उसके लिए जमीन की रिक्वायरमेंट है। अगर जमीन है, जमीन अगर अवेलेबल है, स्टेट लैंड अवेलेबल, तो ग्रिड स्टेशन के लिए दी जा सकती है। कितनी चाहिए होगी ग्रिड स्टेशन के लिए? एनीबॉडी फ्रॉम द PDD टू टेल मी, ग्रिड स्टेशन का है प्रपोजल यहाँ पर? आप बताइए है? ग्रिड जो है ट्रांसमिशन वाले देखते हैं, आप देख लीजिएगा, अगर जमीन, जैसे किसी ने हाईलाइट किया था ये प्रॉब्लम ग्रिड स्टेशन का,
कि यहाँ ग्रिड स्टेशन बन जाए। नेचुरली ग्रिड स्टेशन बनेगी तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहाँ से आएगी, तो नेचुरली यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है उसको देखते हुए अच्छी बिजली मिलेगी। वो तो सभी चाहते हैं कि घर घर में ग्रिड स्टेशन ही शुरू हो जाए। इस पे सिर्फ, लेकिन इसमें लैंड का इशू जो अगर बता रहे हैं, अगर आप देख लेंगे उसको तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जो मैंने सुने, मैंने इनको नोट कर लिया हुआ है। अगर मुझे इसके ऊपर अगर एक फीडबैक मिल जाए, एडीसी साहब, प्राण साहब, आप अगर मुझे इस पर फीडबैक दे देंगे थोड़ा सा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पर अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि जरूरत है तो मैं जरूर, क्योंकि मुझे अदरवाइज भी टेकअप करना है, तो मैं उनके साथ टेकअप करके आई पर्सनली इंश्योर कि ये चीज़ें कम कहीं ना कहीं। देखिए, आपका इम्पोर्टेंट सिर्फ बोलना नहीं है या मेरा सुनना नहीं है, उस चीज को किसी ना किसी बजट का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। पहले बातें बहुत होती थी, वर्बली बहुत सारी चीजें हो जाती थी। आपके स्कूल की अपग्रेडेशन भी, कई स्कूलों की अपग्रेडेशन बातों पे हुई है ना, कि यहाँ से बोल के हाँ जी हो गया, हाई स्कूल बन गया, हाई सेकेंडरी स्कूल, लेकिन कागज में कहीं आया ही नहीं। जब कागज में आया ही नहीं तो वो अपग्रेड नहीं हुआ। उसके लिए जो एडिशनल क्लासरूम बनने थे, लैब्स बननी थी, लाइब्रेरी बननी थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, वो कोई भी चीजें नहीं हो पाई। तो कागज में अगर आ जाए, किसी बजट का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जो आपकी डिमांड है अगर बजट का हिस्सा बनेगी तो वो इस साल नहीं, अगले साल नहीं, तो दूसरे तीसरे साल तक आपका कम से कम वो काम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हो भी जाएगा। स्टेडियम की रिक्वायरमेंट इस जमीन की भी किसी ने हाईलाइट की कि इस जमीन पे स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन इसका स्टेटस क्या है वो जाना जरूरी है। क्या ये स्टेट लैंड है कि आर्मी को अगर दी हुई है, तो आर्मी के साथ कन्वर्जेंस करके बना लीजिए। आर्मी का क्या प्लान है उनके साथ देख लीजिए, आर्मी ने क्या प्लान अप किया हुआ है। अगर उन्होंने प्लान अप किया हुआ है इसको खाली रखने का, तो आर्मी में तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बड़े जबरदस्त बनाते हैं, तो यहाँ के बच्चे जो यूथ है उन्हीं के साथ जुड़कर स्पोर्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। गवर्नमेंट को खर्च करने की जरूरत नहीं है स्टेडियम में, उस तरह से प्लान अप किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही महकमा करे, कन्वर्जेंस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आर्मी के साथ जो भी यहाँ पर है, अब एडीसी साहब, हैव यू ऑलरेडी लेफ्ट योर ऑफिस और यू स्टिल देयर, यू वेटिंग फॉर योर इनकम्बेंट टू कम, तो आप देख लीजिए जो भी यहाँ के एरिया के जो भी आर्मी के, ये भालरा के अंदर आता है जो ब्रिगेड है भालरा में, तो वहाँ ब्रिगेडियर साहब से बात कर लीजिए कि व्हाट दे हैव प्लान फॉर दिस लैंड। इफ दे प्लान नथिंग, ऐसे खाली रखना है या कुछ बनाना, अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स बना, रेजिडेंशियल बनाना, देन ऑब्वियसली नहीं, पर छोटा सा एक, नॉट स्टेडियम, हर जगह स्टेडियम नहीं बन सकते, लेकिन छोटा सा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है जिसमें वेरिएट एक्टिविटीज, चाहे वो आप बैडमिंटन की बात कर लीजिए, वॉलीबॉल कोर्ट की बना लीजिए, छोटे छोटे कोर्ट्स बनाकर आप उसको एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शेप देकर फिर भी ये क्रिएट की जा सकती है, ताकि यहाँ के लोकल यूथ आकर यहाँ पर खेल सके और अपना समय बिता सके। ये देन एक टूरिज्म की लैंड के बारे में किसी ने कहा 15 किलोमीटर ऑफ टूरिज्म की लैंड है, कोई 15 करार की सॉरी लैंड है जो टूरिज्म के लिए अवेल की हुई है, साथ में है। उसके लिए क्या डीपीआर बना है, क्या प्लान है, वो चीजें देखनी जरूरी है। वो टूरिज्म से बैठकर आप डिसाइड कर लो। अगर आपका यहाँ पे कोई एडी टूरिज्म है, कोई यहाँ पर एडी बटोटी है ना, तो उनसे बात कर लीजिए क्या प्लान आप किया है, को प्लान बना कर, तो प्रोजेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, क्या बनाना चाहते हैं आप उस टूरिज्म को। हाँ, उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। एक प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। 15 कनाल की लैंड बहुत ज्यादा होती है, आप क्या करना चाहते हैं उस पर डिसाइड कर लीजिए। भद्रवाह में टूरिज्म का पोटेंशियल मुझे कहने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल है। उसके लिए होम स्टेज का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा एक स्कीम निकाली है, पता नहीं कितने लोगों ने बेनिफिट लिया। यहाँ पर कोई है जिसने टूरिज्म का होम स्टे का बेनिफिट लिया है? किसी ने? पहले सिटी वालों को मिला था, उसके बाद नहीं अभी सिटी को आया। ऐसा सिटी के साथ तो था ही नहीं कनेक्टेड, पहले सिटी के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। ये होम स्टे जो है सिटी के साथ जुड़ा हुआ चीज नहीं है। कोई भी अपने होम स्टे में आपने करा है, तो इस तरह से आप देखिए, होम स्टे आप सभी जानते हैं। मछेल यात्रा आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, गए हैं ना। आप जानते हो मछेल यात्रा में क्या होता था, कैसे मतलब लोग वहां पर इतने इतने 2-2-3-3 दिन चलना पड़ता था, कैसे गुजारा होता था उनका। सरकार तो बीच में आई नहीं थी, तो वहाँ के प्राइवेट लोग ही अपने घर में ठहराते थे, खाना वाना खिलाते थे, तो जो खुशी से जो कुछ दे जाता था, तो
पैसे दे देता था या फिर ऐसे भी चले जाते थे। तो लोगों ने ही उनको अपने साथ रखा और वही होम स्टे का कॉन्सेप्ट है कि लोगों को अपने घर में रखना और अपने कल्चर से, अपने कुजीन्स जो आप खाना पीना करते हैं, आपका खान पीन अपना जो बनाते हैं वही उनको भी परोसें, ताकि वो आपके जैसे आपके घर में क्या बोलते हैं आप, परोने परोने कहते हैं ना, घर में परोने आए हैं, तो दे आर लाइक योर गेस्ट। वो आपके घर आते हैं तो आप अपने गेस्ट की कितनी करते हैं, आओ भगत करते नहीं, चाहे ना मन भी हो फिर भी करते हैं ना, करते हैं ना, खान पान खिलाते हैं ना उनको। वही चीज है, सिर्फ ये है कि वो गेस्ट आपका आपको पैसे दे के जाएगा, जितने दिन रह के जाएगा आपको पैसे दे के जाएगा। उससे आप जो आपने जो अपना होम स्टे बनाया है उसकी मेंटेनेंस कर पाएंगे, उसको अच्छा बना पाएंगे। और बगरौर में इतना टूरिस्ट आ रहा है तो मुझे लगता है इतने होटल नहीं बने हैं, तो आपके घर ही होम स्टे बनने चाहिए। रेस्टोरेंट्स मैंने सुना था, रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर लोग खोलते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलो खाने पीने के लिए, जबरदस्त चलेंगे। अपना अगर आपके दो यहाँ पर सभी के घर वही वाले हैं, दो फ्लोर वाले ट्रस्ट के साथ है, एक फ्लोर रख दो, वहां पे नीचे रेस्टोरेंट खोल दो, ऊपर होम स्टे बना लो, तो इसको कमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। घर बैठे बैठे आपको आमदनी भी होगी, लोग भी आएंगे, और उन लोगों के साथ जोड़ के रखिए अपने आप को। जब एक बारी आ गया तो उसको नमस्कार करके विदा नहीं करना, उसको बोलना फिर आना, अगले साल फिर हमारे घर आना। ऐसी सर्विस दो कि वो बार बार आपके साथ जुड़े रहे। इस तरह से जो कश्मीर के लोग हैं ना, उन्होंने कैसे अपने साथ जोड़ के रखा लोगों को, उनका यही कल्चर है। वो फिर उसको बीच में अपना एक वो बना लेते हैं, घर का फैमिली मेंबर बनाते हैं, उनको फोन करते हैं और बताते रहते हैं कि मौसम अच्छा है। सर्दियों में वो बुलाइए, जो बर्फ देखने का शौकीन है वो सर्दियों में भी आ सके, गर्मियों में तो आएंगे, सर्दियों में भी आए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी आवभगत करते हो। जितनी रिश्तेदारों की करते हो उसे उतनी उनकी कर दोगे ना, तो हर साल आपको रिश्तेदारों को देना कुछ नहीं है, फिर वापस जाके बातें करनी है ना, हमारा ये नहीं किया, हमारी खातिरदारी नहीं ठीक से हुई, हमारा ये नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गलत गिले शिकवे करने। ये वो लोग होंगे जो गिले शिकवे नहीं करेंगे, आपको कुछ दे के जाएंगे ताकि आपकी तो ये आपकी आमदनी का तरीका है। तो होम स्टे को पॉपुलराइज कीजिए, जरूर पॉपुलराइज करिए, ये बहुत जरूरी है। और इससे आपका एक हर यहाँ पे यूथ जो है, खासकर मैं यंग जनरेशन को बोलती हूँ, आप लोग ये जो सरकारी नौकरी की तरफ जो आपका दिमाग घुमा रहता है कि सरकारी नौकरी होगी, तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। आप अपने खुद के बिजनेस खड़ा करिए, अपने खुद मुलाजिम लगाइए, ठीक है। बिजनेसमैन तो वही होता है जो आगे भी लगा दे, तो मुलाजिम बन के रहने वाली चीज से बाहर निकलो, इस चीज से बाहर निकलो कि हम मुलाजिम बन के रहेंगे, हम मुलाजिम लगाएंगे, वैसी अप्रोच में जाइए। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है, खुल के सुना है, बेसिकली वही है यहाँ के लोगों के कोऑपरेटिव मूवमेंट का। क्योंकि मैं कोऑपरेटिव की सेक्रेटरी हूँ तो उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगी बोले बगैर। कोऑपरेटिव एक ऐसी मूवमेंट है जिसको रिवाइव कर रही है, और आप सब जानते हो कि एक मिनिस्ट्री, एक पूरी मिनिस्ट्री इसके लिए क्रिएट की है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत कोऑपरेशन को इन्होंने दी, एक मिनिस्ट्री खड़ी कर दी, ताकि वो फोकस अप्रोच से जो कोऑपरेटिव बैठी जा रही हैं या खत्म हो रही थी या लोग तितर-बितर हो रहे थे, उनको फिर जोड़ने का काम। कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू आप सारे जोड़कर अपने सारे प्रॉफिट का शेयर होल्डर बन सकते हो, वही सारा कॉन्सेप्ट है। 10 लोग बैठकर अगर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट है, और जो उसमें आमदनी होती है वो आपस में शेयर करते हैं, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। 10 लोग अगर कोई एक चीज को सोचने की समझ रखते हैं, इकट्ठे आकर कुछ करने की समझ रखते हैं, तो वो कोऑपरेटिव है। सिर्फ आपको हम रजिस्ट्रेशन दे देंगे ताकि आप उसको एज अ बिजनेस के तौर पे काम चलाएं। जो होम स्टे को भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट में डाला जा सकता है। 10 लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे हम होम स्टे करेंगे, चलाएंगे, एक चलाएगा, एक मार्केटिंग करेगा, एक क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा, लोगों को बताएगा कि ऐसे ऐसे हमारा होम स्टे है, वो काम करेगा, एडवर्टाइज करेगा। इस तरह से 10 लड़के जुड़कर, लड़के हैं यहाँ के, जुड़कर एक होम स्टे भी चला सकते हैं। ये भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा है।